Good evening, everyone. Am I audible? Okay. हम लोग पिछले क्लास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ रहे थे। ओके। स्क्रीन दिख रहा है सबको? क्लियरली विजिबल है? ओके। हम लोग पिछले क्लास में जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ रहे थे। ओके। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए थे, प्रैक्टिस सेट 6.5। तो इसमें कोई भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। एनी डाउट इन इट? Put your question number in the chat box. कोई डाउट है प्रैक्टिस सेट 6.5 में? ओके। अब चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 मैंने दिया था इसमें। प्रैक्टिस सेट 6.6। एनी डाउट इन इट? सॉरी, ये नहीं दिया था मैंने। मिसलेनियस प्रॉब्लम दिया था मैंने। मिसलेनियस प्रॉब्लम 6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका पाई डायग्राम है, जो कि अभी मैंने नहीं बताया है। तो इसको मैं आज क्लास में डिस्कस करूंगा, पाई डायग्राम। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, पाई डायग्राम से। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है वो है, वो जो पढ़ चुके हैं वो है। ओके। और इसमें से कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अब क्वेश्चन नंबर लिखिए। ओके। तो कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ओके। तो हम लोग पिछले क्लास में जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़े थे, जो कि आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का वो एक भाग था आपका। ओके। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका पाई डायग्राम है, और वो जो है आपका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसे देखा था ना कि जैसे कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपके तीन होते थे, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और लाइन ग्राफ लगभग लगभग सेम होता है। इसमें जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो है वो ये हम लोग इसको एक्स एक्सिस से अटैच कर देते हैं दोनों साइड। तो ये जो है वो क्लोज हो जाता है। और लाइन लाइन ग्राफ जो होता है वो आपका
ओपन होता है। ओके, तो बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है, बाकी सब ड्रॉ करने के लिए लाइन ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को दोनों का सेम मेथड है। और फिर से हम लोग बार डायग्राम पढ़ चुके हैं। अब इसमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में हम लोग को आज सेकेंड वाला पढ़ना है, पाई डायग्राम। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो पाई डायग्राम आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि ज्योग्राफी के बुक में या फिर आप साइंस के बुक में आप लोग इसको अक्सर देखते होंगे कि ये एक राउंड करके और इसमें फिर इसमें एक भाग जो है वो कलर्ड है और दूसरा भाग जो है वो ब्लैंक है। तो इस ये है क्या, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में जो है, जैसे कि इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव सीन द फॉलोइंग फिगर इन ज्योग्राफी एंड साइंस, सच ग्राफ्स आर कॉल्ड पाई डायग्राम। ठीक है, ऐसे ग्राफ्स को जो आप लोग जैसे कि ज्योग्राफी या फिर आप साइंस के बुक में देखते होंगे, जैसे कि आप जब पढ़े होंगे अर्थ के बारे में, तो अर्थ के बारे में आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि अर्थ पे लैंड का जो पार्ट है, मतलब पूरे अर्थ पे जितना लैंड है, लैंड जो है वो आपका 29% में है और 71% जो है वो आपका अर्थ पे वाटर है। ओके, तो इस तरीके का आप एक सर्कल देख करके फिर इसमें इतना भाग जो है वो लैंड का है और इतना भाग वाटर का है। ओके, और उसी तरीके से जब आप मतलब एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में कितना भाग जो है वो आपका कौन से गैसों का कौन कौन से गैसें हैं, तो उनका भी अलग से हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम जो है वो पाई डायग्राम जो है वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर है। इन द पाई डायग्राम द न्यूमेरिकल डेटा इज शोन इन सर्कल। ठीक है, पाई डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है, ओके, जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको हम लोग एक सर्कल में दिखाते हैं। ओके, ये आपका एक सर्कल है, इसमें जो भी डेटा होगा उसको हम लोग या तो कलर्ड करके या फिर उसको ब्लैंक करके या फिर डिफरेंट डिफरेंट भी कलर करके हम लोग उसको बाई पार्ट करके दिखाते हैं। तो different components of a data are shown by proportional sectors of the circle. ओके, तो जितना अ, मतलब हम लोग एक प्रोपोर्शनल में दिखाते हैं। ठीक है, तो वैसे उसको सेक्टर्स में जो है सर्कल को बहुत सारे सेक्टर्स में वो डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे कि ये आपका दिखाया है बगल में आपको एक पाई डायग्राम में। तो जैसे सिगमेंट ओ ए है और सिगमेंट ओ बी, तो सिगमेंट ओ ए कौन सा है, ये सिगमेंट ओ ए है और सिगमेंट ओ बी ये है। और इसको जो है इतना को कलर्ड किया है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल, ये ए ओ बी जो है वो आपका ये हम लोग ये भी बनाना सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग एंगल बना करके और फिर इसमें हम लोग उसको सेक्टर को डिवाइड करते हैं, बहुत सारे सेक्टर में सर्किल को डिवाइड करते हैं। तो द शेडेड रीजन, ठीक है, द शेडेड रीजन ओ फिर डैश ए एक्स बी, ये ओ आपका सेंटर हो गया, जो कि सेंटर हर एक सेक्टर में होगा। और ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी लिखना होगा तो हम लोग सबसे पहले जो सेंटर होता है उसको ओ से डिनोट करेंगे, फिर डैश दे करके, फिर ये जो आपका रेडियाई होगा ए ओ और ओ बी, तो इसको जो है हम लोग ओ सॉरी वो आपका सेंटर हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो सेक्टर है ए एक्स बी, ये जो आपका सेक्टर है इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग लिखते हैं ए ओ फिर डैश देके ए एक्स बी, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक जो पार्ट है वो हम लोग इसमें शो कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट है आपका रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे कि पाई डायग्राम को रीड कैसे करते हैं। ओके, तो आप लोग अभी तक बहुत सारे पाई डायग्राम को रीड किया होगा। ओके, सिंपल सिंपल वाला आपने पाई डायग्राम को रीड किया होगा। और एक्चुअल में अगर पूछो तो पाई डायग्राम जो है वो सिंपल ही होता है। कोई भी हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चाहे आपका पिक्टोरियल हो या फिर ग्राफिकल हो, तो या फिर आपका पाई डायग्राम, पाई डायग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, या फिर आपका टेबुलर डेटा हो, कोई भी डेटा हो, तो जिसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको उसको रीड करने में सुविधा हो, उसको एनालिसिस, उसका एनालाइज हम लोग करें, तो वो जल्दी से हम लोग रिजल्ट को पता कर लें कि आखिर ये डेटा कह क्या रहा है। The following example illustrates how a pie chart gives information at a glance. 120 students of Standard 10 were asked which game they like. The information obtained is shown in the adjacent pie diagram. Answers to the question as which game is liked the most, what percentage of students like Kho, what percentage of students like Kabaddi can be obtained from the pie diagram at a glance. ओके, तो ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं एक पाई चार्ट को। ओके, और इस पाई चार्ट के एक झलक से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन से गेम को सबसे ज्यादा जो लाइक करने वाला गेम है, ठीक है, मतलब सबसे अच्छा गेम है जो ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, वो कौन सा गेम है, और सबसे कम गेम पसंद करने वाला कौन सा गेम है, तो उसको हम लोग एक झलक में ही हम लोग उसको पहचान कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से ये आपका जो पाई चार्ट है, इसको देख करके आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा गेम है जिसको सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। ओके, पुट इट इन द चैट बॉक्स। गेम का नाम आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा ऐसा गेम है जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है बच्चों के द्वारा। एब्सोल्युटली, क्रिकेट। क्रिकेट जो है आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा भाग में जो है वो शेडेड है आपका क्रिकेट। ओके, 37%, और 37% जो है वो किसी में भी नहीं है। तो यानी कि सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला जो गेम है वो आपका क्रिकेट है। ओके, अब मैं पूछूंगा कि कौन ऐसा गेम है जो कि सबसे कम लाइक किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा सबसे कम लाइक किया जाने वाला कौन सा गेम है। तो योर आंसर इज कबड्डी। बिकॉज कबड्डी के पास जो है वो सिर्फ 10%, मतलब 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कबड्डी को लाइक करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ये जो पाई चार्ट है, ये आपका जो पाई चार्ट है, इसमें 15% बच्चे जो हैं वो कौन सा गेम लाइक करते हैं। 15% गेम लाइक करने वाले कौन से बच्चे, मतलब कौन सा गेम है जिसको बच्चे 15% लाइक करते हैं। टेनिस। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पाई डायग्राम से, तो आप लोग इसको कर लोगे। और देखिए, अगर ये टेबुलर फॉर्म में डेटा देता, टेबुलर फॉर्म में डेटा दे देता, टेनिस, फिर खो खो, जैसे कि इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो रो है आपका वो शो कर रहा है परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो गेम को लाइक कर रहे हैं, और ये जो है गेम का नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो। तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट में क्रिकेट लिखता हूँ, सी से मैं डिनोट करता हूँ क्रिकेट को, जो कि आपका 37% है। फिर नेक्स्ट हॉकी, जो है आपका 25% है।
ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म में ये डेटा हो गया। ओके, तो टेबुलर फॉर्म में डेटा, अब हम लोग ये देखेंगे कि टेबुलर फॉर्म और पाई डायग्राम किसमें जो है वो हम लोग जल्दी से हम लोग डेटा को समझ लेते हैं। ओके, तो अगर मैं बात ये, जैसे कि यहाँ पे सी से आपको डिनोट किया गया है क्रिकेट को, एच से हॉकी को, टी फॉर टेनिस को, के एच फॉर खो खो एंड के फॉर कबड्डी। ओके, एंड इसके नीचे में जो है वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दैट गेम। ओके, तो जो गेम को बच्चे लाइक कर रहे हैं उसको नीचे में दिया हुआ है। ओके, तो रीड करना किसको मतलब आसान किसको है, जैसे कि अगर मैं पूछता कि चलिए बताइए कि इसमें जो है सबसे मोस्ट लाइक गेम कौन सा है, मतलब ज्यादा सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस गेम को लाइक करते हैं, तो कौन सा होगा। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं, ये सबसे ज्यादा कौन सा है। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा देखने में। लेकिन ये अगर पाई चार्ट रहेगा तो पाई चार्ट में आप तुरंत देखिएगा कि ये जो है वो ज्यादा रीजन को, ज्यादा रीजन में ये फैला हुआ है, यानी कि क्रिकेट ही जो है वो मतलब सबसे ज्यादा जो है वो लाइक किया जाने वाला गेम है। ओके, या फिर जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज सारे में दे दिया है, अगर परसेंटेज नहीं भी दिया रहता फिर भी हम लोग बता देते हैं कि क्रिकेट जो है वो सबसे लाइक किया जाने वाला गेम है। ओके, तो ये जो है वो आपका बेनिफिट है टेबुलर फॉर्म को और पाई चार्ट को रीड करने में, मतलब आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिगर 6.10 shows the annual financial planning of a school from the pie diagram we see that। ओके, तो ये आपका जो है वो एनुअल फाइनेंशियल प्लानिंग, किसी स्कूल का एनुअल फाइनेंशियल प्लानिंग का जो है वो डेटा दिया हुआ है। ओके, तो इसमें जो है 45% ऑफ द अमाउंट इज रिजर्व फॉर एजुकेशन इक्विपमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग का डेटा है, तो यहाँ पे 45% जो है वो एजुकेशनल इक्विपमेंट परचेज करने के लिए जो है उसके लिए रिजर्व किया गया है। ओके, एंड 35% ऑफ अमाउंट इज सोन फॉर गेम्स, 35% जो है वो गेम के लिए, एंड 10% ऑफ अमाउंट इज केप्ट फॉर सैनिटेशन, सैनिटेशन के लिए जो है वो आपका 10%, एंड इन्वायरमेंट के लिए जो है वो भी जो है वो 10% जो है वो अमाउंट जो है रिजर्व किया गया है। तो हम लोग को यहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग किया गया है स्कूल के द्वारा, तो सबसे ज्यादा अमाउंट जो है किसमें रिजर्व रखा गया है, एजुकेशनल के लिए, एजुकेशनल इक्विपमेंट के लिए, या फिर गेम्स के लिए, या फिर सैनिटेशन के लिए, या फिर इन्वायरमेंट के लिए। तो आपका आंसर होगा एजुकेशनल इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि एजुकेशनल इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा रीजन जो है वो ज्यादा रीजन में आपका फैला हुआ है। ओके, और अगर मैं पूछूं कि सबसे कम और इक्वल जो है वो आपका इन्वायरमेंट के लिए और सैनिटेशन के लिए रिजर्व रखा गया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रीड करते हैं कोई भी पाई चार्ट को। In this way, we get information at a glance from a pie diagram. Let us have more information about a pie diagram. Many times we find information of different types in newspapers given in the form of pie diagram. For example, the annual budget, performance of different nation in Olympic Games. ओके, तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर कभी पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर आप जब डेली देखते होंगे तो उसमें बहुत सारे तरीके के पाई डायग्राम ड्रॉ होंगे। ओके, हर रोज आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाई डायग्राम देखते होंगे, तो आज से आपका ये काम हुआ, आज आपने पाई डायग्राम के बारे में पढ़ा। तो आप जब भी आप पेपर खोलेंगे तो अगर कहीं भी इस तरीके का डायग्राम आए तो उसको रीड करने का, उसको समझने को आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो जैसे कि एनुअल बजट का वो आता है, फिर आपका परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट नेशन इन ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम्स में जैसे कि आप लोग देखते होंगे कितने मेडल जो है किस नेशन ने जो है वो ओन करा है। ओके,
इस तरीके के आपके वो पाई चार्ट पे दिखाया गया होगा। Now we shall see by examples how to interpret the information from a pie diagram. Okay? तो हम लोग कैसे जो है वो पाई चार्ट से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और जानते हैं, इस एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। As deduced from a survey, the classification of workers is shown in the pie diagram. If the number of workers in the production sector is 4,500, okay, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है प्रोडक्शन सेक्टर में वो आपके कितने हैं? 4,500। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं आपको। ओके, तो ये पाई डायग्राम देख के हमको क्या समझ में आएगा, तो उसका इसको आंसर करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन ऑल फील्ड्स। ओके, तो ये पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर जो है वो कितने हैं सारे फील्ड में। ओके, और फिर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जो है वो कितने वर्कर्स हैं। फिर हाउ मेनी स्किल्ड, थर्ड जो है वो आपका हाउ मेनी स्किल्ड वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपके कितने वर्कर्स हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन में जो है वो आपके कितने मतलब उसका डिफरेंस कितना है वर्कर्स का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। ये पूछ दिया है इन्होंने कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन ऑल फील्ड्स। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे तो आपका सारा एंगल में दिया हुआ है 138 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, 90 डिग्री एंड 24 डिग्री। ओके, तो जब कोई आंसर कर सकता है क्या कि इस पॉइंट पे, ये जो आपका पॉइंट है सर्कल का जो सेंटर होता है उस पे कितने डिग्री का एंगल होता है। एनीवन कैन आंसर? 360, यानी कि ये जो सारे एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 360 है, और 360 में ही हम लोग उसको डिवाइड किए हुए हैं सारे चीज को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज द टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन ऑल फील्ड्स इज एक्स। हम लोग जितने भी टोटल वर्कर्स को हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे कि एक्स जो है वो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है। ओके, यानी कि जब एक पॉइंट पे 360 मतलब सेंटर पे 360 एंगल होता है, तो मतलब कि 360 डिग्री के बराबर हम लोग एक्स पर्सन लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पर्सन जो है वो टोटल है, क्योंकि टोटल को हमको 360 डिग्री एंगल पे शो कर देना है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स पर्सन को हम लोग 360 डिग्री के बराबर कर देंगे। अब फिर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। और एक चीज और क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में आपका गिवन है कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन सेक्टर इज 4,500, प्रोडक्शन सेक्टर कहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है। तो प्रोडक्शन सेक्टर में जो है वो आपके 4,500 वर्कर्स हैं। ओके, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो सेंट्रल एंगल ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन द प्रोडक्शन फील्ड, तो प्रोडक्शन फील्ड में जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स का एंगल हम लोग कैलकुलेट कर, एंगल जो है वो आपका गिवन है जो कि आपका 90 डिग्री है। ओके, और इसके बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स इन प्रोडक्शन फील्ड। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि प्रोडक्शन सेक्टर में जितने नंबर्स ऑफ वर्कर्स होंगे उसको जो है पूरे से डिवाइड करके और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका एंगल मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ इतना? मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं।
अगर हमको फाइंड आउट करना है, मतलब कि प्रोडक्शन सेक्टर में का एंगल हमको पता करना है, ओके सपोज, तो उसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स है इसमें, ओके, उसको टोटल से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर, देखिए यहाँ पे ये आपका 90 जैसे कि मैं बनाता हूँ दूसरा, ओके, मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ, ओके, और ये जो है, ये एक भाग, मान लेता हूं कि ये जो है वो आपका एक भाग है, और ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये एक भाग कितना होगा आपका? 1/3, 1/3 होगा ना? ये आपका एक भाग हुआ, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ओके। और मान लीजिए कि हमको इसका एंगल निकालना है, इसका एंगल निकालना है, इसको मैं 360 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 360 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एंगल हमको मिल जाएगा, ये एंगल हमको मिल जाएगा 360 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो, ओके। अब क्लियर हो गया? तो उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे भी किया गया है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट। तो एंगल गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे, एंगल तो गिवन है, तो वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और नंबर ऑफ पर्सन इन अ प्रोडक्शन फील्ड कितना है? 4500, ओके। और टोटल हमने एज्यूम करके रखा है x, ओके। और इनटू हम लोग क्या करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो मेरा x का वैल्यू जो हो आएगा वो 18,000 आएगा, ओके। तो यहाँ पे 18,000 जो होगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स होंगे, ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने वर्कर्स हैं? तो कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कितना है, 72, ओके। तो 72 डिग्री, अब इसको डिग्री है, यहाँ पे 72 डिग्री है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? इसको किससे डिवाइड करेंगे? अगर यहाँ पे डिग्री है तो इसको जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिग्री से ही डिवाइड करेंगे। तो टोटल जितना डिग्री होता है उसे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो 360 से डिवाइड कर देते हैं, ओके, इनटू, अब हमको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है कि कितना भाग जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। अब हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैं उससे, तो इसको हम लोग 18,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाए कटेगा, और ये जो है, ये लगभग ये जो है आपका 3600 जो है वो, 3600 जो है वो आपका स्किल्ड वर्कर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में होंगे, ओके। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आपके 3600 वर्कर्स होंगे। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्किल्ड वर्कर्स आर इन फील्ड इन एग्रीकल्चर?
एग्रीकल्चर में कितने वर्कर्स हैं। ओके, इस एग्रीकल्चर देखेंगे कहाँ पे है, एग्रीकल्चर यहाँ पे है। ये AGRI लिखा हुआ है ये वाला फील्ड, तो ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड है। तो इसमें कितने वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे 72 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 रखेंगे। तो 24 डिवाइड बाई 360 इंटू दिस। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आ रहा है। आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग करिए। किसी ने किया? यस और नो? किसी ने फाइंड किया इसको? यस और नो बोलो। नहीं किया तो नो लिखो, किया है तो बताओ, आंसर बताओ। या फिर आवाज नहीं आ रही है?
इतना कैसे आएगा? इतने तो वर्कर्स भी नहीं है। 18,000 ही वर्कर्स है, टोटल वर्कर्स जो है वो आपके 18,000 ही है। और 1200। ओके, नेक्स्ट और लोग का। अभी एक का आंसर आया, बाकी कहाँ हो आप लोग? ओके, तो चलिए मैं इसको करता हूँ, देखिए। जिनका नहीं हुआ है वो लोग देखें, बाकी बच्चे भी देखेंगे। यहाँ पे आपका पूछा है कि वर्कर्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में कितने वर्कर जो है वो होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके 24 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो 24 डिग्री जो है वो 360 का कितना भाग है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाई 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 18,000 हमने कैलकुलेट किया है, तो 18,000। 360 है 18,000। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 होगा। ओके, और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका होगा 302 एंड 00, यानी कि 1200 जो है वो आपका होगा। तो ये 1200 जो है वो आपका क्या आया, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में आपके जो है वो 1200 वर्कर्स होंगे। ओके, अब क्लियर हुआ? अभी भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, ओके, नो डाउट। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। तो प्रोडक्शन के फील्ड में हमें क्वेश्चन में गिवन है डेटा 4,500, एंड आपको कैलकुलेट करना है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। तो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी हमने कैलकुलेट किया था, तो कितना आया था, कंस्ट्रक्शन ये है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपके 3,600 आया था। तो 3,600 ये और 500 ये, तो इसका डिफरेंस करना है तो डिफरेंस कर देते हैं, 4,500 माइनस 3,600। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 900। तो 900 वर्कर जो है वो, ये आपका डिफरेंस हो गया प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। तो इसी तरीके के पाई चार्ट से जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसने क्या किया है, इसने जो है, हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, तो प्रोडक्शन में आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और कंस्ट्रक्शन में 72 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, डिग्री को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर वो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं करा है उस तरीके से, अगर हम लोगों ने पहले से जो है वो, हमको पता नहीं है प्रोडक्शन में कितने वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिग्री है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, ये दूसरा मेथड है। और उसके बाद फिर लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स, जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका होगा डिफरेंस बिटवीन नंबर्स ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमको निकल जाएगा डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड इन द टू फील्ड्स, दैट इज 18 इंटू 18,000 डिवाइड बाई 360, तो ये आपका 900 ऐसे भी आएगा। नेक्स्ट लेट्स रिमेम्बर, कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, एवरी कंपोनेंट ऑफ डाटा इज शोन बाय अ सेक्टर एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, कोई भी हम लोग डेटा को शो करेंगे, उसके लिए हम लोग एक सेक्टर को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये होता था आपका पाई डायग्राम, तो इसमें एक सेक्टर इस तरीके से होता था, तो ये हम जो भी डेटा को दिखाएंगे वो एक सेक्टर में आपका होगा। फिर द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज इन प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन विथ द नंबर ऑफ स्पोर्स इन द डेट कंपोनेंट। मतलब कि ये एक प्रोपोर्शन में होगा, जैसे कि मतलब जितना आपका डेटा होगा उसके हिसाब से वो एंगल भी उतना ही कम ज्यादा होगा। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू, मतलब थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी यूज किया था पिछले दो एग्जांपल्स में। वो है आपका नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इंटू 360। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने यूज करा था, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपको याद ही होगा, याद हो गया होगा। द सर्कल ऑफ सुटेबल रेडियस शुड बी ड्रॉन, divide the circle in sectors such that the measure of central angle of each sector is proportional to the number of scores in each corresponding component in the data। जो भी आपको एक कोई भी सर्कल जो है, किसी भी रेडियस का हम लोग सर्कल ड्रॉ करके फिर हम लोग उसको अलग अलग सेक्टर में जो है, जैसे जैसे आपका एंगल निकालेंगे उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका पाई चार्ट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है वो पाई डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने उसको रीड करना, उसको एनालिसिस करना हमने पढ़ा था, कैसे उसको पढ़ते हैं और डेटा कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वी हैव सीन हाउ टू रीड अ पाई डायग्राम, नाउ लेट अस टू लर्न टू ड्रॉ इट। To draw a pie diagram, the whole circle is divided into sectors proportional to the components of the data. Okay. The measure of central angle of each sector is found by the following formula। जो भी है उसका हम लोग एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थीटा से जो है इस फॉर्मूले से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये है आपका जो अभी हमने डिस्कस करा था वही फॉर्मूला है। अ सर्कल ऑफ अ सुटेबल रेडियस इज ड्रॉन। ठीक है, कोई भी एक रेडियस का हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग अपने सुविधा के अनुसार उसमें हम लोग उसको सेक्टर में डिवाइड कर सके। ओके, ये नहीं कि बहुत छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमको इसमें सेक्टर्स में डिवाइड करने में हमको परेशानी हो। ठीक है, तो एक मतलब कि अपने सुविधा के अनुसार कुछ रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसमें हम लोग
उसको शो करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड थ्रू एग्जांपल, एग्जांपल्स हम लोग एक समझेंगे। तो ये एक एग्जांपल है आपका, इन अ बाइसिकल शॉप नंबर ऑफ बाइसिकल्स परचेज इन choice of their colors was as follows. Find the measures of sectors of a circle to show the information by a pie diagram। ठीक है, पाई डायग्राम से हम लोग कैसे जो है वो इंफॉर्मेशन को शो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, मेजर्स ऑफ सेक्टर्स। ओके, मतलब जो सेक्टर्स का मेजरमेंट होगा, जो एंगल होगा, वो क्या होगा। ओके, तो ये आपका एक टेबल दिया हुआ है। ओके, और टेबल में दिया क्या हुआ है, कलर और नंबर ऑफ बाइसिकल्स। तो जैसे व्हाइट कलर का जो बाइसिकल है वो उसका संख्या जो है वो आपका 10 है। फिर ब्लैक कलर का 9 है, ब्लू का जो है वो इतना ही आपका गिवन डेटा होगा। ओके, तो हमको कैलकुलेट करना होगा, सबका मेजरमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो व्हाइट कलर का जो है वो कितना एंगल होगा, ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या होगा सेक्टर का व्हाइट कलर का। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ व्हाइट बाइसिकल्स, जो व्हाइट बाइसिकल्स की नंबर्स है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स। टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और फिर 360 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ व्हाइट बाइसिकल्स कितने हैं आपके, तो नंबर ऑफ व्हाइट बाइसिकल्स जो है वो आपके 10 है। ओके, तो 10 डिवाइडेड बाई, अब ये हम लोग को एक चीज यहाँ पे और कैलकुलेट करना होगा ये डेटा से, कि टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स जो है वो कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबको ऐड करेंगे। तो 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4, इन सबका सम करेंगे तो वो आपका होगा 36। ओके, तो नंबर ऑफ व्हाइट बाइसिकल्स 10 होगा और टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल जो है वो आपका 36 होगा। ठीक है, तो 36 इंटू 360, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 36, तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10 इंटू 10 कितना होगा आपका 100। तो 100 जो है वो आपका क्या होगा, डिग्री हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल व्हाइट बाइसिकल के लिए, सेंट्रल एंगल व्हाइट बाइसिकल के लिए आपका 100 होगा। तो हम लोग उसके लिए जो है 100 कैलकुलेट किए। इसी तरीके से सेम टू सेम ब्लैक के लिए, ब्लू के लिए, ग्रे के लिए और रेड के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बारी बारी से हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं किसके लिए क्या आता है। तो ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा 9। ठीक है, नंबर ऑफ बाइसिकल्स 9 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स 36। तो 9 बाई 36 इंटू 360, तो फिर 36 को इससे डिवाइड करेंगे तो यह होगा आपका 10, और 10 में फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 90 होगा। फिर ब्लू बाइसिकल्स के लिए क्या करेंगे, ये 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 360, तो ये जो होगा आपका, ये आपका 60 डिग्री होगा। ओके, फिर नेक्स्ट ये होगा आपका 7/36 इंटू 360। तो यहाँ पे जो है आपका 36 को इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 10 होगा। तो 7 इंटू 10 यानी कि 70। ओके, उसके बाद फिर रेड बाइसिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, 4/36 इंटू 360।
ओके, तो ये हो जाएगा 36 को इसे डिवाइड करेंगे तो ये 10 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10, तो ये आपका 40 डिग्री। तो अब हम लोग जो है सारा वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है कि किस कलर के बाइसिकल के लिए जो है कितना डिग्री सेंट्रल एंगल होगा और उसका सेक्टर क्या होगा। ओके, तो इसमें यही आपको कैलकुलेट करना था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम लोग इसका यूज करके पाई डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इस एग्जांपल में बस इतना ही है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग पाई डायग्राम ड्रॉ करना देंगे। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो? किसी तरीके का नॉइज तो नहीं ना आ रहा है? ओके, so the following table shows the daily supply of electricity to different places in a town. Show the information by a pie diagram. ठीक है, एक सिटी का जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया हुआ है डेली। डेली सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का डेली सप्लाई जो है वो डिफरेंट प्लेस का दिया हुआ है। अब हमको इसको जो है वो पाई डायग्राम पे दिखाना है। तो यहाँ पे जो है आपका प्लेस दिया हुआ है, तो प्लेस जैसे कि फैक्ट्रीज है, ओके, हाउसेस हैं, रोड्स हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेस हैं एंड अदर्स। तो ऐसे ऐसे प्लेस पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 1000 यूनिट्स में है। मतलब ये 24 दिया हुआ है, तो 24,000 यूनिट जो है वो फैक्ट्री में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है। फिर हाउसेस में जो है 14,000, रोड्स पे जो है वो 7,000। उसी तरीके से नेक्स्ट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको एंगल कैलकुलेट करना होगा, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग, तो हम लोग इस तरीके का एक टेबल बना लेते हैं। ओके, और जो यूनिट दे रखा है इन्होंने, उसको हम लोग रो और कॉलम में ऐसे अरेंज कर देते हैं। तो फैक्ट्रीज में जो है वो 24 यूनिट है, मतलब 24,000 यूनिट है। और हाउसेस में 14, फिर रूट्स में 7। तो यहाँ पे जितने भी टोटल यूनिट्स हैं इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो 24, 14, 7, 5, 6 एंड 4। तो ये आपका टोटल होगा 60। ओके, और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल क्या होगा? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो फैक्ट्रीज के लिए कितने हैं यूनिट? 24। टोटल यूनिट कितना है आपका? 60। तो ये आपका एक फ्रैक्शन में हो गया। अब फिर हम इसको एंगल कैलकुलेट करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 होगा। और 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144। ओके, यानी कि फैक्ट्रीज का जो सेक्टर सेंट्रल एंगल होगा वो आपका 144 होगा। उसी तरीके से हाउसेस के लिए 14, ये आपका 14 यूनिट है हाउसेस के लिए, तो 14 डिवाइड बाई 60 इंटू 360, तो डेट इज 84 डिग्री। एंड रोड के लिए 7/60 इंटू 360, डेट इज 44 डिग्री। इस तरीके से जो है सबके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि मतलब जो जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये
जो हमारा सेंट्रल एंगल है ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका सबका सम करके देख लेते हैं। तो इसका सबका सम जब हम लोग करेंगे तो वो आपका 360 डिग्री अगर आ गया, यानी कि आपने जो भी मेजर सेंट्रल एंगल निकाला है वो आपका करेक्ट है। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं ड्राइंग के तरफ, कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो एक कोई भी अपने सुविधा के अनुसार हम लोग एक सर्कल, किसी भी रेडियस का सर्कल हम लोग ले लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और उसका जो सेंटर है वो हमको पता होगा वो, ठीक है, और वो पता होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको, जैसे कि फर्स्ट है 144 डिग्री, तो 144 जो है वो हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर के हेल्प से यहाँ पे हम लोग इसको एंगल को हम लोग लिखेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक सेंटर होगा उसका, और उसका मैं नेम कर देता हूँ वो। ओके, तो यहाँ पे आपका मैं एक लाइन ले लेता हूँ, इस पॉइंट को जो है मैं यहाँ पे इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड फिर हम लोग क्या करते हैं प्रोटेक्टर ले लेते हैं, और प्रोटेक्टर से जो है ये प्रोटेक्टर हो गया। अब यहाँ से हमको कितना मेजरमेंट करना है, 144। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे 144 आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक डॉट लाइन दे देंगे, और फिर इस प्रोटेक्टर को जो है हम लोग साइड कर लेते हैं। और साइड करने के बाद फिर हम लोग एक लाइन जो है यहाँ से लेकर के इसको जो है हम लोग मिलाते हैं। तो ये जो होगा आपका, ये आपका 144 होगा, 144 डिग्री। तो ये आपका जो है वो फैक्ट्रीज के लिए हो जाएगा। ओके, फिर हाउसेस के लिए आपका कितना है, 84 डिग्री। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रोटेक्टर को लेके आएंगे यहाँ पे। अब प्रोटेक्टर को यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखते हुए हम लोग इस वाले रेडियाई पे रखेंगे। तो इसको मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। तो 84 कहाँ पे है आपका, 80 यहाँ पे है, और 84 यहाँ पे। तो मैं फिर से प्रोटेक्टर को साइड कर देता हूँ, और फिर लाइन लेकर के इस पॉइंट को और इस सेंटर को ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, तो टाइम हो गया है, लेकिन 10 मिनट और लगेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। मैं आप लोग का 10 मिनट ये ले सकता हूँ समय। ओके, तो ये एंगल जो होगा वो आपका 84 होगा।
फिर आपका 42 डिग्री है, तो फिर हम लोग प्रोटेक्टर को लाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। और फिर इसको ऐसे रोटेट करेंगे। अब यहाँ से 42 देखेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका 42 है। तो इसको मैं फिर से प्रोटेक्टर को साइड कर लेता हूँ। तो ये आपका 42। फिर नेक्स्ट 30, 36 एंड 24। तो 30 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। और मैं एक बार और यहाँ से मैं इसको रोटेट करके दोनों ले लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 30, और यहाँ से यहाँ हो गया आपका 36, और ये जो बाकी बाकी बचा वो आपका 24 होगा। ये हुआ 30, ये हुआ 36। ओके। और ये जो है वो आपका 24 है। ओके। और फिर हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आपका एक पाई डायग्राम जो है वो बन करके तैयार हो गया। ओके। ये क्लियर हुआ कैसे पाई डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ ड्राइंग पाई चार्ट। ये स्टेप्स बताया है इन्होंने, इसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। एज शोन इन द फिगर, a circle and radius is drawn, then the sectors having measures of angles in having uh, then the sectors having measures of angles in the table: 144 degree, 84 degree, 42 degree, 30 degree, 36 degree and 24 degree were drawn one by one। और वन बाई वन हम लोग क्या किए, उसको हम लोगों ने ड्रॉ किया है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम लोग एक ही डायरेक्शन में जो है वो उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो है उसको जैसे कि एक मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है आपका, जैसे कि ये आपका सर्कुलर था, तो यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से आपका घड़ी चलता है, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। व्हाइल ड्राइंग द सेक्टर्स वन बाय वन वी कैन चेंज देयर ऑर्डर। ओके, और हम लोग उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा वे आर रिकॉर्डेड इन द सेक्टर्स। अब जो है वो डेटा जो है वो आपका सेक्टर्स में जो है वो रिकॉर्ड हो गया। ओके। उसके बाद एक एक्टिविटी है, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स इज shown in the following table, calculate the related central angles and draw a pie chart। ओके, ये आपका एक एक्टिविटी दिया हुआ है जैसे कि मंथली एक्सपेंडिचर का। ओके, तो इसको जो है हम लोग इसका आपका काम रहेगा, इस एक्टिविटी को आप लोग करेंगे और
पाई चार्ट इसका ड्रॉ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूँ कैसे करना है इसको। तो जैसे कि आपका डिफरेंट आइटम्स जो है वो गिवन है एंड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो गिवन है 40, 20, 15, 20 एंड 5। ओके, तो सब अब हमको कैलकुलेट करना है सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये फूड का परसेंटेज, फूड का सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के लिए फूड का परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फूड के लिए 40 है और टोटल जो है वो आपका 100 है। इसको हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जितना आएगा वो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल होगा। तो ये आपका फूड के लिए हो गया। फिर आपका क्लॉथिंग के लिए 20 है, तो उसी तरीके से 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 360। ओके, तो इस तरीके से ये आपका जो सेंट्रल एंगल होगा तो ये आपका मेजर एंगल होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हाउस रेंट है, फिर एजुकेशन है, फिर एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके से आप लोग सबका सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको आप लोग पाई डायग्राम पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पाई डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एक रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे जिसमें हमको सुविधा हो, ज्यादा छोटा नहीं बनाना है। ओके, और उसके बाद बनाने के बाद उसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, ये क्लियर हुआ पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। यस और नो, एनी डाउट इन इट। ओके, तो ये जो है आप लोग का आज जो है मैथ्स पार्ट 1 जो है वो आपका आज कंप्लीट हुआ। और इसमें का जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6.6 जो है वो करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्रैक्टिस सेट 6.6 और ये मिसलेनियस प्रॉब्लम जो है वो 6 आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। आज इस साल का भी लास्ट डे है, कल है लास्ट डे। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको 2021। ओके, ओके, तो आप लोग अब क्लास लीव कर सकते हैं।